घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे बड़ा सवाल में आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 72 दिन हो गए हैं, किसान आंदोलित हैं, अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर। वो टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, शाहजहांपुर बॉर्डर हो। अपनी मांगों को लेकर तीनों कानून निरस्त रद्द किए जाएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी जामा पहनाया जाए। लेकिन, और यह बड़ा लेकिन है, ये नहीं कि बॉर्डर और देश के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलित हैं। अब ये लड़ाई, जो ये संग्राम है, ये सड़क से संसद भी पहुंच गया है। आप जानते ही हैं, बजट सत्र जारी है और वहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार इन तीनों कानूनों को लेकर घमासान मचा हुआ है। आज भी राज्यसभा में तकरार हुई और देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री, वो सिर्फ कृषि मंत्री नहीं है, किसान कल्याण मंत्री भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने एक अजीबोगरीब बयान दिया। और मैं अजीबोगरीब क्यों कह रहा हूं? 72 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को और कृषि और किसान कल्याण मंत्री कहते हैं ये एक ही राज्य के किसान हैं, यानी कि ये पंजाब के ही किसान हैं। तो हरियाणा में जो आंदोलन हो रहा है, राजस्थान में जो आंदोलन हो रहा है, एनडीए के घटक थे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष, लोकसभा सांसद हैं हनुमान बेनीवाल, आज वो मेरे प्रोग्राम में भी शिरकत कर रहे हैं। वो आंदोलित है, एनडीए का साथ छोड़ दिया। तो राजस्थान में क्या आंदोलन नहीं हो रहा? इस आंदोलन के अब सबसे बड़े चेहरा बन चुके राकेश टिकैत, क्या वो पंजाब से आते हैं? वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। शिव कुमार कक्का जी, वो तो मध्य प्रदेश के हैं। नासिक से मुंबई हजारों की तादाद में किसानों का रेला पैदल मार्च करते जो पहुंचा, क्या वो पंजाब में है? बेंगलुरु में ट्रैक्टर परेड जो की गई, क्या वो पंजाब में है? तमिलनाडु के किसान जो धरने पर बैठे हुए हैं, सिंघू बॉर्डर पर भी और पलवल बॉर्डर पर भी, क्या वो पंजाब से आए हैं? तो क्या 72 दिन बाद भी सरकार अभी भी उसी नैरेटिव पर कायम है कि ये जो आंदोलन है ये एक राज्य का आंदोलन है और दरअसल ये जो किसान हैं, पंजाब के किसान, ये विपक्ष द्वारा भरमाए और बरगलाए गए हैं, इनको दिग्भ्रमित किया गया है, कानून की अलग व्याख्या पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। किसान तो मासूम हैं, भोले हैं, उन्हें कानून का पता ही नहीं, बस जैसा बता दिया विपक्ष ने वैसा कर रहे हैं। क्या 72 दिन बाद भी ये कहने की जरूरत है? ये आंदोलन व्यापक होता जा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रहा है, तो क्या इसके बारे में बातचीत करना, बातचीत के जरिए समाधान निकालना प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? या अभी भी मीन में एक निकालें? यहां पर कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक और अहम बात कही आज राज्यसभा में। वो ये कि इन कानूनों में काला क्या है ये कोई नहीं बता रहा। इस बात में थोड़ी हकीकत है। काले हैं ये कानून, आप जाइए किसानों के बीच भी जाइए, कानून काले हैं। हमारी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, सारी एपीएमसी की मंडियां खत्म हो जाएंगी, निजी हाथों में पूरा कृषि क्षेत्र चला जाएगा। इस पर पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ यह कह देना कि कानून काले हैं और इनको वापस करो वरना हम नहीं मानेंगे, तो समस्या का हल नहीं निकलता है। लेकिन अब यहां पर भी एक लेकिन है। कृषि मंत्री ये कह रहे हैं हमारे कानून बिल्कुल मुकम्मल हैं, हमारी नीति और नीयत साफ है। ये पिछले 2 महीनों में प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम लोग दोहरा चुके हैं। तो फिर संशोधन करने की जरूरत क्यों? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो सरकार संशोधन के लिए भी तैयार क्यों हुई? 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने के लिए तैयार क्यों हुई सरकार? यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन सवाल किसान संगठनों से भी है
कि वो क्लॉज बाय क्लॉज बताएं, पूरा कानून क्या रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए? क्या यह भी हट नहीं है किसानों की? तो यहां पर जो कृषि मंत्री कह रहे हैं काला क्या है, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कल चक्का जाम है, चक्का जाम का ऐलान किया गया है 12 से 3 के बीच देश भर में, पर उसमें भी एक पेंच डाल दिया गया है। राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। हां, स्टैंड बाय पर रहेंगे किसान। गन्ने की कटाई, आजकल कटाई का मौसम चल रहा है, कि उसमें कोई व्यवधान, कोई बाधा ना पड़े, तो इसलिए वहां पर चक्का जाम हम सस्पेंड करते हैं। लेकिन क्या यह सरकार के दबाव में आकर बयान दिया गया है? उत्तर प्रदेश में चक्का जाम, उत्तराखंड में चक्का जाम हटाते हैं तो ये तो पूरे देश में हटा लो। हरियाणा में भी गन्ने की कटाई हो रही है, वहां पर भी शुगर मिल्स हैं, पंजाब में भी शुगर मिल्स हैं। तो क्या दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है, इसीलिए कुछ इधर उधर के बयान भी आते हैं? इन सभी मसलों पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले सुनवाता हूं संसद में क्या हुआ। राज्यसभा में वार पलटवार, नरेंद्र सिंह तोमर और आनंद शर्मा के बीच, और राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं चक्का जाम के बारे में, सुनिए। कि अगर हम भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't interfere. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट का कौन सा प्रावधान है जो प्रावधान किसी भी व्यापारी को उस किसान की जमीन छीनने की इजाजत देता है? लेकिन लोगों को भड़काया जा रहा है, जमीन चली जाएगी। वो काला दिन था भारत की संसद के लिए, जिस तरीके से हम बिखरे हुए बैठे हैं अलग अलग जगह पर। महामारी में ऑर्डिनेंस लाओ और उस तरीके से पास करो, किसी की आवाज ना सुनो, ये प्रजातंत्र नहीं है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं, हाथ जोड़कर अपील करता हूं, कृपा करके आत्मचिंतन करिए, प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए, वापिस करिए इन कानूनों को, सुनिए लोगों की बात को। चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। तो ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ही राज्य का है किसान आंदोलन? और सरकार क्यों बोली? कृषि कानून में काला क्या? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं नरेश सिरोही, आज स्टूडियो में है मेरे साथ। मोदी सरकार की अहम घटक है, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में जेडीयू। उनके राष्ट्रीय महासचिव खुद किसान हैं, किसान आंदोलनों में वो शरीक भी हुए हैं, केसी त्यागी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह, ये भी किसानी से ताल्लुक रखते हैं। हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, एनडीए का हिस्सा थे, अब छोड़ दी है एनडीए, वो मेरे साथ हैं हनुमान बेनीवाल। और अभिमन्यु कोहाड़, इस किसान आंदोलन के युवा चेहरा। नरेश सिरोही, आंदोलन एक ही राज्य का है, 72 दिन बाद संसद पर, संसद के पटल से ये बात कहते हैं किसानों के बारे में कृषि मंत्री। देखिए, कृषि मंत्री जी का अपना ये मानना हो सकता है, लेकिन मैं जानता हूं कि पूरा जो किसान आंदोलन है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ किसान और छोटा मोटा पूरे देश में लगभग इससे जो किसान संगठन है वो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। मैंने कहा ना कि देश भर के जो किसान संगठन है वो उनकी यहाँ उपस्थिति है। इसमें कृषि मंत्री जी का अपना बयान हो सकता है, लेकिन नहीं, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे हैं क्या इसकी व्यापकता? कृषि मंत्री, मैं पूरी जिम्मेदारी से यह सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किया जा रहा है संसद पर अगर ये बयान कि एक ही राज्य के हैं जी, इन्हें भरमा दिया, एक राज्य की दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं। हम लोगों को कृषि कानूनों पे बात करनी चाहिए, बाकी मुद्दों पे, लेकिन इस तरह से हमको ये नहीं कहना चाहिए कि एक राज्य के हैं, 2 राज्य के हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है कि अगर वो एक राज्य के भी नहीं, एक जिले के भी हों, तो भी हमारी जिम्मेवारी है सरकार होने के नाते कि हम उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को सुने और बातचीत जो भी
हल निकलता है उसका हल निकालें। नहीं, इसको अगर सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष ये लड़ाई बनाने पर आमादा दिखती है क्या बीजेपी और सरकार भी? ये विपक्ष की लड़ाई है या ये किसान आंदोलित हुए थे, ये गैर राजनीतिक एक आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद राजनेता आ जाते हैं अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए? संदीप जी, ये हर आंदोलन में होता है। संदीप जी, मेरा कहना यह है कि विपक्ष को हम एक तरफ रखें। हाँ, विपक्ष का काम होता है कि वो जो हम नीतियां बना रहे हैं उसके विरोध में जो बातें हैं कहें, और उसमें हमें बुरा मानने की भी जरूरत नहीं है। हमें उससे कोई कमजोरी भी दर्शाने की जरूरत नहीं है कि हम विपक्ष से कोई घबरा गए या डर गए। अगर हमारा पक्ष सही है तो विपक्ष अपने आप ठिकाने लग जाएगा। हमें विपक्ष को तो ठिकाने लगा दिया 2019 में, विपक्ष को तो जनता ने लगा दिया है। तो विपक्ष पे बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुद्दा है कि जो हमारे तीनों कानून हैं उनकी जो व्यापकता है, जिस ढंग से सरकार ने लागू किए हैं, अगर कुछ लोगों को भ्रम है या कुछ लोग उसको नहीं समझ रहे हैं तो हम पारदर्शिता के साथ उन तीनों कानूनों पे बातचीत करें और जो उसका सिद्धांतिक पक्ष है उसको पूरी दुनिया के सामने क्लियर करें। उसमें विपक्ष अपने आप झुक जाएगा। अगर उसको असत्य पे वो लड़ रहा है तो अपने आप ठिकाने लग जाएगा। उसको हमें ठिकाने लगाने की जरूरत है। त्यागी, अभी भी सरकार इस बात पर अड़ी हुई है, वही नैरेटिव कि ये मुट्ठी भर किसान है, ये किसान देश भर से ये आंदोलन नहीं हुआ, ये कुछ भरमाए हुए गुमराह किए हुए किसान हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बाकी देश भर में सारे किसान बड़े उत्साह से इन कानूनों का इंतजार कर रहे थे। देखिए संदीप जी, इस किसान आंदोलन की जड़ें कोई 6 साल की हों, मैं ऐसा नहीं मानता। ये बहुत लंबा किसानों का, गांव का, कृषि का, रूरल इंडिया का जो निरंतर होता चला आ रहा शोषण है उसके विरुद्ध ये घोषणा पत्र है। और ये कई बार कई जगह उठा है। ये कांग्रेस के शासनकाल में भी उठा, जिस पार्टी का मैं हूं, जनता दल की सरकार थी उस समय भी उठा, अब एनडीए में भी उठा है। एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इफ दिस इज एनडीए वर्सेस यूपीए तो मैं तो एनडीए के साथ हूं और मेरी पार्टी ने संसद में भी इसका समर्थन किया है। पर ये लड़ाई किसानों और सरकार के बीच है ना। बेनीवाल जी बैठे, असल में लड़ाई तो किसानों और सरकार के बीच में है केसी त्यागी। हाँ, करेक्ट। मैं उसी पे आ रहा हूं संदीप जी, मैं उसी पे आ रहा हूं कि हम लोगों को भी जिस तरह से विश्वास में लिया जाना चाहिए था नहीं लिया गया। और पॉलिटिकल सिस्टम में जिस तरह से ऑल पार्टी डिबेट होती है उसका भी हिस्सा एक कानून नहीं बना। मैं ये भी मानता हूं बहुत जिम्मेदारी से कि ये जो कानून है सारे, इसको अगर ठीक से विपक्षी दलों के बीच में, किसान संगठनों के बीच में, सहयोगी दलों के बीच में एलोबरेट करके रखा हुआ होता, ना तो बेनीवाल जी अलग होते और ना अकाली दल अलग होता और ना व्यापक ये स्वरूप होता। अब जो किसान अनरेस्ट है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है और उसका कोई खाली एमएसपी नहीं है। ये अब दिस इज बियॉन्ड एमएसपी नाउ। भाई गांव की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? भाई शहरों को क्यों बढ़ा रहे हो? भाई कृषि की क्यों उपेक्षा कर रहे हो? भाई इंडस्ट्री को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? भाई कृषि को बिजली की दरें क्यों महंगी दे रहे हो? इंडस्ट्री के लिए जो यूनिट है उसको क्यों ज्यादा दे रहे हो? गांव के लड़कों की सरकारी नौकरियों में साझेदारी कम क्यों है? अर्बन यूथ की साझेदारी सरकारी नौकरियों में ज्यादा क्यों है? जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए स्कूल, पढ़ाई, दवाई, ये हमारे नसीब में क्यों नहीं है? गांव में बौने बच्चे पैदा हो रहे हैं। बच्चे के पैदा होने के समय मां को जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए गांव में नहीं मिलता है। तो ये असली भारत और इंडिया के बीच की लड़ाई है। मैं इसको खाली एमएसपी तक नहीं मानता। और मेरे नेता चौधरी चरण सिंह ने 1 दर्जन किताबें लिखी हैं जिसमें उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है कि गांव जो हैं बड़े शहरों की कॉलोनी बन गए। जैसे हिंदुस्तान अंग्रेजों की कॉलोनी था, कच्चा माल यहां से लिया, वहां तैयार किया और भेज दिया। तो ये मैं इसको व्यापकता से लेता हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहा हूं किसान आंदोलन का, और चौधरी चरण सिंह के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। भाई हमारा जो असली भारत है वो कैसे प्रोस्पेरस हो, उसके लिए कैसे योजनाएं बने।
मैं तारीफ करना चाहता हूं गडकरी जी की, जिन्होंने नेशनल हाईवे बना दिया। लेकिन गडकरी जी, हमारा इरिगेशन हाईवे कब बनेगा? 70 साल की आजादी के बाद भी 50% लैंड जो है वो इरिगेटेड नहीं है। भगवान भरोसे है, राम भरोसे है, बारिश होगी तो प्रोडक्शन होगा। और हमने तो संदीप जी इतना प्रोडक्शन कर दिया कि 80 करोड़ लोग आज हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत भोजन खा रहे मुफ्त में। तो उसका इनाम क्या मिला? केसी त्यागी साहब, आपने नितिन गडकरी का जिक्र किया। सर एक मिनट रुकिए, आपने नितिन गडकरी का जिक्र किया, अच्छा काम करते हैं, बेबाक हैं, मैं उन्हें दबंग मंत्री मानता हूं मोदी सरकार का। पर ये जो किसानों ने इतनी अपनी मेहनत कमर तोड़ तोड़ कर जो ऐसा जबरदस्त उत्पादन किया, उसका इनाम क्या मिलता है? नितिन गडकरी कहते हैं कि नहीं, अब तो सरप्लस हो गया, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा पैदा हो रहा है। और ये जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं है। वो कहते हैं ये न्यूनतम समर्थन मूल्य तो बाजार के दाम से ज्यादा है, तो बाजार तय करेगा तो और कम कीमत मिलेगी। ये इनाम मिला है किसानों को। संदीप जी, हम इस माइंड सेट के खिलाफ हैं, नीति आयोग के इस माइंड सेट के भी खिलाफ हैं कि चीनी का जो दाम होगा उसके प्रोपोर्शनेटली गन्ने का दाम मिलेगा। हम तो एक नई व्यवस्था चाहते हैं। ये अन्याय हमें स्वीकार नहीं। मैं व्यवस्था पर आता हूं कि व्यवस्था में काला क्या है। मैं एक मिनट, केसी त्यागी साहब, लेकिन हनुमान बेनीवाल, पहले इस आंदोलन, ये आंदोलन एक राज्य का है। हनुमान बेनीवाल, आप क्या पंजाब से हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये आंदोलन एक राज्य का नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि आंदोलन 6 राज्यों में तो अभी चल रहा है, और अभी 1 दर्जन राज्य हो रहे साउथ के, जहां भी बड़े प्रदर्शन हुए। और आज राजस्थान के अंदर ट्रैक्टर मार्च निकाला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने, 30,000 से ज्यादा ट्रैक्टर शांतिपूर्वक मार्च, और 33 जिला मुख्यालयों पे। देश की सरकार को ये संदेश देने के लिए, उनको जगाने के लिए कि ये एक राज्य का आंदोलन नहीं है। एनडीए से अकाली अलग हुए, हम अलग हुए, हम किसान के बेटे हैं, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि इन तीनों बिलों से किसानों का कोई भला होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 और 19 के अंदर एक बात कही थी, लोगों को जगाया, किसानों को, कि जब मैं सत्ता के अंदर आऊंगा 3 गुना 4 गुना आपको दाम मिलेंगे। तो किसान हिसाब मांग रहा प्रधानमंत्री जी से। बार बार नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया। तो कांग्रेस थोड़ा ही कर रही है आंदोलन, और कांग्रेस के कहने से हम आंदोलन नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस भी किसानों के खिलाफ थी, और उसी राह पे भारतीय जनता पार्टी चल पड़ी है। 2024 में अगर मोदी जी को वापिस आना है तो किसानों की मांगें माननी पड़ेगी। नहीं तो जब तोमर साहब वोट मांगने जाएंगे और बीजेपी के नेता वोट मांगने जाएंगे तो वोट केंद्रीय कार्यालय से नहीं मिलेंगे, वो किसान वोट डालेगा। राजस्थान खिलाफ हो गया, नरेंद्र सिंह तोमर, हनुमान बेनीवाल, वो ये कह रहे हैं, आप काला काला तो कर रहे हैं कि ये काला कानून है, काला कानून है। कानून में काला क्या है? क्लॉज बाय क्लॉज क्यों नहीं बताते हैं आप? ये तो मैं ये कह रहा हूं कि सरकार पहले ये कह रही थी कि हम तो सिर्फ अमेंडमेंट करेंगे, और अगर ये अच्छे होते तो अमेंडमेंट क्यों करती, फिर का होल्ड कर देंगे, अमेंडमेंट डाल दिए। सरकार खुद बैकफुट पे आ गई, तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए। किसानों की जिद है कि तीनों कानून काले वापस होने चाहिए, मंडियां खत्म हो जाएगी। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान के अंदर आई और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के मातहत अंग्रेजों ने राज किया, उसी तरह ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला और जो काला बाजारी का, तो तीनों से किसान तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इन तीनों बिलों को जब तक वापस नहीं लेंगे, हमारा संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा, और देश का नौजवान और किसान मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जिद को छुड़वा के मानेगा, चाहे कितनी बड़ी कुर्बानी देश के किसानों और जवानों को देनी पड़े। अब आप 3 मुद्दे उठाए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह, पहला मुद्दा, अब थोड़ा ये कानून में काला क्या है? सरकार कह रही है कोई नहीं बता रहा। एपीएमसी को लेकर सरकार कहती है कि एपीएमसी यानी कि मंडी, सरकार की मंडी व्यवस्था तो जारी रहेगी, और वहां पर कोई भी किसान जाता है, आप भी जब जाते हैं अपनी फसलों को बेचने के लिए, तो एक टैक्स लगता है। आज राज्यसभा में नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने एक ट्रेड एरिया, एक अलग से मंडी से बाहर एक व्यवस्था दे दी, जिसमें गोडाउन हो, गोदाम हो, मतलब मैं हिंदी का शब्द इस्तेमाल करूं, गोदाम हो, किसान का खेत भी हो, वहां पर वो अपनी फसल बेच सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो पुरानी व्यवस्था एपीएमसी में मंडी में जाकर वो टैक्स दे, पैसे कम मिले, और एक है कि बिना टैक्स दिए वो अपनी फसल बेचे, खुलकर बेचे, तो उसमें दिक्कत क्या है?
देखिए, ये आप जब से ये बहस हो रही है, ये प्रश्न कई बार हमसे कर चुके हैं, कई बार जवाब दिया हूं, मैं अभी फिर से बताता हूं आपको। ये शुरुआत से मैं बार रखता हूं, एक्चुअली में बीजेपी जो है ना, वो अज्ञानी आत्ममुक्त अहंकारियों की पार्टी है। जिस प्रकार की भाषा कृषि मंत्री जी या इनके मंत्री कर रहे हैं, इसको समझने में ज्यादा समय नहीं लगेगा आप लोगों को। और दूसरी समस्या है बीजेपी के साथ कि चुनी तो जनता के द्वारा गई है, लेकिन अकाउंटेबल ये 2-3 अपने कारपोरेट के लिए हो रही है। यही समस्या, जनता के लिए अकाउंटेबल हो जाए, अभी समस्या का समाधान हो जाएगा। सरकारी मंडी में टैक्स लगता है, बाहर की व्यवस्था में टैक्स नहीं लगेगा तो किसानों का फायदा होगा, ये कह रहे हैं नरेंद्र तोमर। बता रहा हूं, देखिए, तीनों बिल में, एक बिल में तो एक ही लाइन का अमेंडमेंट है ईसी एक्ट वाले में, तीनों बिल में सरकार से मैं बार बार कहता हूं, एक लाइन बता दे जो किसानों के हित में, एक लाइन लिखा गया हो। मैं सीधा पूछ रहा हूं, कारपोरेट मंडी में टैक्स लगेगा, बाहर की व्यवस्था बना दी सरकार ने, टैक्स नहीं लगेगा। नरेंद्र तोमर कह रहे हैं इसमें किसानों का भला है। यही तो प्रॉब्लम है। मंडी में टैक्स जो लगता है 2-3-4% तक, 5% तक लगता है, कहीं कहीं 6% मैक्सिमम। वो पैसा आता है तो वो मंडी का पैसा किसानों के लिए ही इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज होता है। आप बराबर फैसिलिटी की या जो मंडी दे रहे हैं उस पे भी वो सारे स्टेट की मंडी एक्ट लागू क्यों नहीं रखते हैं? दूसरे, आप जब एमएसपी नहीं रखेंगे, क्यों एमएसपी आप कहते हैं हम देंगे, आपकी एक हम बीजेपी प्रधानमंत्री सब कहते हैं कि एमएसपी देने को तैयार है, देते हैं। तो सारा कुछ जब लिखा पढ़ी में है, क्योंकि कानून की अदालत में जबानी जमा खर्च या पार्लियामेंट का आश्वासन नहीं चलता है, वो एक्ट में प्रोविजन है, वही अदालत में मान्य होता है, उसमें आप लिख दो। क्योंकि जब एमएसपी नहीं रहेगी तो प्राइवेट मंडी या कहीं और भी खरीद फरोख्त कुछ भी कर लेंगे, फायदा क्या हुआ उनको? एमएसपी पर मैं थोड़ा और लंबा वक्त निकालूंगा, पर एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कही उन्होंने कि कहां लिखा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों की जमीन ले ली जाएगी? देखिए, आप किसानों को भड़का रहे हैं यही बताकर, कांग्रेस पर आरोप लगाया उन्होंने। अब देखिए, आज भी हिंदुस्तान के करीब करीब हर राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले 50 साल से हो रही है। कोई उसको बटाई बोलता है, कोई उसको हुंडा बोलता है, कोई बड़ा कारोबारी आता है तो वो पूरी खेत का एग्रीमेंट कर लेता है कि हम 2 साल 3 साल में आपको इतने रुपए देंगे। जैसे कोई पपीता बोता है, कोई केला बोता है, कोई सब्जी बोने लगा है आजकल, और हमारा 1 लाख करोड़ रुपए का जीन्स का एक्सपोर्ट इंडिया से बाहर होता है। वो भी तमाम लोग खेती करते हैं, लेकिन कभी आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति ये है कि जब वो आपके एग्रीमेंट के आधार पे, आपके जमीन के अगेंस्ट में जो सीसी लिमिट है या जो इंश्योरेंस का है, वो लोन ले लेंगे, और वो लोन अगर नहीं जमा किए तो कौन किसान की जमीन है? वो तो 1 साल या 2 साल बाद चले गए। किसान क्यों अपना पट्टा लिखवाएगा, अपना खसरा खतौनी वो क्यों लिखवाएगा? वो रहे ना, वो एग्रीमेंट वो कर रहे हैं ना, फसल वो उगा रहे हैं। बात देखिए, जो 2-4-5 बीजेपी की सरकार कहती है, अगर उसकी नीयत साफ होती तो उसको अमेंड कर देती, तो एक उसका मॉरल दबाव बनता कि चलो भाई देखो ये कर दिए हैं, आप लोग आगे आओ फिर बात करो। लेकिन उसकी नीयत में खोट है, क्योंकि जैसे ये करेगी उनके 2 कारपोरेट हाउस नाराज हो जाएंगे। किसानों की नाराजगी तो बर्दाश्त कर ले रहे हैं, फिर आप बोल मैं स्पेसिफिक जवाब चाह रहा हूं। अभिमन्यु कोहाड़, 12 दौर की बातचीत में आप विज्ञान भवन में मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो पहले भी चल रही थी, पंजाब में, हरियाणा में आलू को लेकर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, पेप्सी कर रही है। ये आज से थोड़ा, ये तो बहुत सालों से थी। तो आज सरकार कानून ला रही है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? संदीप जी, आपके सवाल का जवाब दूं से पहले 2 छोटी छोटी बातें कहना चाहता हूं। माननीय कृषि मंत्री जी कहते हैं कि यह सिर्फ एक राज्य का आंदोलन है। यदि ये एक राज्य का आंदोलन होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी किसान महापंचायत क्यों हो रही है, हरियाणा में बड़ी बड़ी किसान महापंचायत क्यों हो रही है, हरियाणा में किसानों ने मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्यों रोक दिया? और दूसरी बात संदीप जी, जब सिंगू बॉर्डर पे मैं मौजूद हूं, यहाँ पे धरनों में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठ के इतनी कड़कड़ाती ठंड में हमारे 5-5 साल के बच्चे और हमारे 90-90 साल के बुजुर्ग और माताएं बहनें आती है ना संदीप जी, तो दुख भी होता है और खुशी भी होती है। दुख इसलिए होता है कि वो छोटे छोटे बच्चे 5-5 साल के
वो कड़कड़ाती ठंड में यहाँ धरनों पे बैठे हैं। हमारी आत्मा खून के आंसू होती है और खुशी इसलिए होती है कि कम से कम वो 5 साल के बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी आज आंदोलन लड़ने के लिए तैयार हो रही है। उसके लबों पे भी एक ही नारा होता है, ट्रॉली में जब वो जाते हैं हाथ ऊपर करके कहते हैं किसान एकता जिंदाबाद। अब आपके सवाल पे आता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विषय में। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून बनाया सरकार ने, उसकी धारा नंबर 8B और 9 में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसान की जमीन ले सकता है कॉन्ट्रैक्ट पे और उस जमीन के ऊपर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकता है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम के तहत क्रेडिट ले सकता है। सरकार ने यहां चालाकी ये की है कि लोन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया है। अब समझने की बात संदीप जी ये है कि हमारे देश में किसी भी स्कीम के तहत जब लोन लिया जाता है तो वो किसी ना किसी चीज की गारंटी के ऊपर लिया जाता है। यहाँ पे जो गारंटी होगी वो किसान की जमीन होगी। इन्हीं धाराओं में आगे लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होने पे या तो वो स्पॉन्सर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ के किसान की जमीन एज इट इज लौटा दे, या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसान के नाम हो जाएगा। यहाँ पे उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कर्ज होगा वो भी किसान के गले की फांस बन जाएगा। यदि सरकार की नीति और नीयत साफ है तो सरकार उसमें एक बात लिख देना बिल्कुल क्लियर कट कि भाई किसान की जमीन पे किसी भी तरह का लोन नहीं लिया जा सकता, किसान की जमीन पे किसी भी तरह का क्रेडिट नहीं ले सकते। यदि नीति और नीयत साफ है तो सरकार लिख दे इस बात को। ये बातें आपने बताई नहीं। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि हम बात करते हैं, कोई बताता ही नहीं है, बस इतना कह देता कानून काला, कानून काला, इसको हटा दो। संदीप जी मैं आपको बताना चाहता हूं, 3 दिसंबर को जो बैठक हुई थी विज्ञान भवन में, हमारे सभी नेताओं ने सेक्शन वाइज बताया था। मैं आपको 1-2 मेन पॉइंट बता देता हूं। जो पहला है प्राइवेट मंडी वाला, उसमें आपका एक सवाल था कि भाई बाहर टैक्स नहीं लगेगा, अंदर टैक्स लगेगा। ये बात समझने की है कि 2-3 साल तक जो प्राइवेट मंडियां होंगी वहां पे एमएसपी से थोड़ा सा ज्यादा व्यापारी देंगे, लेकिन जब उनकी मोनोपोली हो जाएगी तो वो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, जैसे जियो और बीएसएनएल के केस में हुआ। जियो ने शुरुआत में तो बहुत कम रेट पे दिया, लेकिन जब उसकी मोनोपोली हो गई तो आज वो आम जनता का एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। आप इसी बात को देखिए, जो ये कानून है ये मुक्त बाजार नीति के तहत बनाए गए। यही नीतियां आज से 2 या 3 दशक पहले वेस्टर्न कंट्रीज में आई थी। वहां का हाल क्या है? अमेरिका में ये नीतियां लागू होने से पहले किसी भी कृषि उत्पाद के फाइनल रिटेल प्राइस का 40% फार्मर्स की जेब में जाता था, लेकिन अब मात्र 15% जाता है। अमेरिका में $867 बिलियन की सब्सिडी देता है अमेरिका, 42 लाख रुपए एक किसान को। भारत में किसान को ये तथाकथित सब्सिडी के रूप में 15,647 रुपए मिलते हैं। कनाडा में 11,44,000, जापान में 7 लाख की सब्सिडी है जी। तो संदीप जी मेरा यही सवाल है, यदि ये मुक्त बाजार की नीतियां इतनी अच्छी होती तो जैसा आपने बताया ये वेस्टर्न कंट्रीज और बाकी देश इतनी भारी भरकम सब्सिडी अपने किसानों को क्यों दे रहे हैं? बिहार में 2006 में एपीएमसी मंडी सिस्टम समाप्त किया गया। बिहार का क्या हाल है? 42,000 रुपए सालाना आय है, 3,500 रुपए कमाता है बिहार का किसान हर महीने। जी, पूरे देश में ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जहां पे बिहार के किसान भाई आज मजदूरी करने के लिए मजबूर नहीं हो रहे हैं। नहीं, हम मुद्दे पर रहते हैं। आपने 2 पॉइंट्स का काउंटर दिया है और ये बातें आपने समझाई। नरेंद्र सिंह तोमर के सामने ये बातें रखी तो उन्होंने क्या बोला? नहीं, उनका क्या होता है, जो अधिकारी होते हैं वो कहते हैं, अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाते हैं, वो डायरेक्ट जवाब नहीं देते, वो बातों को घुमाने लग जाते हैं। जैसे हमने एक बार पूछा कि भाई एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट के सेक्शन नंबर 2B के पैरा नंबर 2B में लिखा है सरकार ने कि यदि जो हॉर्टिकल्चर के कृषि उत्पाद है उनका दाम 100% बढ़ा और अनाज का दाम 50% बढ़ा तो दोबारा से स्टॉक लिमिट लगेगी, लेकिन सिर्फ किसानों पे, वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट और प्रोसेसर पे नहीं लगेगी, यानी कंपनियों पे नहीं लगेगी। तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं होता। हमने कहा कि जी आप एफसीआई को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि जब से आपकी सरकार सत्ता में आई एफसीआई के ऊपर कर्ज 4 गुना बढ़ गया। 2016-17 से आपने एफसीआई को आवंटन नहीं किया है जो बजट में होना चाहिए था। ये देखिए, यहां दर्शकों, ये जो बातें अभिमन्यु कोहाड़ कह रहे हैं ये आपको समझने की जरूरत है। पिछले 72 दिन में लगातार एक नैरेटिव बना है देश में कि कानून, ये किसान जो है ना ये तो भोले हैं, ये तो अनपढ़ हैं, ये तो गंवार हैं, कानून की पेचीदगियां कहां समझ पाते हैं, किसी ने बहका रखा है। अभिमन्यु कोहाड़ ने हर सेक्शन क्लॉज, सब क्लॉज बताकर 3 अहम मुद्दे उठाए हैं।
जो सरकार के सामने भी उठाए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये किसान जानते नहीं है कि कानून में क्या है। इनकी इंटरप्रिटेशन, मैं फिर जिम्मेदारी से कहूंगा, वो अलग हो सकती है। हो सकता है ये भयभीत हैं, हो सकता है ये घबराए हुए हैं, पर कानून इन्होंने बाकायदा पढ़े हैं और उन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हो रही है कि किसानों को कुछ समझ नहीं आता, जो यहां दिल्ली में खरीफ रबी की फसल का फर्क नहीं जानते और बाजरा और गवार के फर्क नहीं जानते, गेहूं और धान की फसल कौन सी होती है और कब होती है ये नहीं जानते, वो बहुत जल्दी इन चीजों पर एक्सपर्ट्स के तौर पर कमेंट भी देने लगते हैं। गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? नहीं, बिल्कुल ठीक। अब यहां पर जो ये कह रहे हैं, देखिए कि जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही बात अखिलेश प्रताप सिंह ने कही और अभिमन्यु कोहाड़ ने भी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, क्रेडिट ले सकते हो, लोन नहीं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो पुरानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी दुहाई दी जाती है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि जी पेप्सिको लेज बनाती है, आलू की कंपनी, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, अब वो आलू खरीदती है। अभी कुछ दिन पहले खबर आई गुजरात में 9 किसान 1-1 करोड़ का उन पर दावा ठोक दिया कि हमने तो आपको बीज दिया था, आलू हमें देना था, वो कहीं बाहर बेचने चले गए। 1-1 करोड़ 9 किसानों पर 9 करोड़ का संदीप जी दावा ठोक दिया। संदीप जी, किसान जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है और खासकर शुगर केन का हम लोग लेते हैं, शुगर केन में ये ठीक है कि जो शुगर मिल है वो अपने ऊपर क्रेडिट लेता है, गन्ना के ऊपर नहीं है। गन्ने के लिए तो अलग से सहकारी जो बैंक हैं हमारे, वो फसल को, वो 3,500 करोड़ का तथाकथित राहत पैकेज भी किसानों के लिए नहीं था, वो मिलों के लिए था। मिल जो है उस पर लोन लेता है। हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी बहुत सारे जो पुरानी समस्याएं हैं, देखिए इस पूरी किसान, तो इस पर चर्चा करनी चाहिए ना। इनकी शंकाएं क्या आधारहीन है? नहीं, शंकाएं इनकी ठीक है। शुगर मिल जो है, जब गन्ने का पेमेंट नहीं करता है कोर्ट के बाद भी, तो एसडीएम के बाद क्या पेमेंट करेगा? कहां पेमेंट करेगा? 14 दिन में मैंडेटरी है ना शुगर के। ये जो किसानों की शंका, प्रधानमंत्री ने सहारनपुर में बोला, ये जो किसानों 14 दिन बाद ब्याज समेत मिलेगा, मिला है क्या ब्याज समेत पैसा? ये जो किसानों की शंकाएं हैं, ये निर्मूल नहीं है, इसका हमको जवाब देना चाहिए और बैठ के बात करनी चाहिए। दूसरी बात, हमने कृषि मंत्री जी को भी ये भी बताया था, आपने जो एक बार चर्चा भी की थी, कि जो भी व्यापारी या कॉन्ट्रैक्ट वाला है उसको बैंक गारंटी हम लें। जैसे ठेकेदार से हम बैंक गारंटी लेते हैं, उसी तरह से जो हमसे कॉन्ट्रैक्ट करता है हम बैंक गारंटी उसकी। तो सरकार करती क्यों नहीं है ये? देखिए एज ए किसान तो मैं उसको सलाह दे सकता हूं ना। हाँ। करना तो सरकार को है। नहीं तो खुला खेल फर्रुखाबादी हो जाएगा ना। बात संदीप जी, हमको इन तीनों कानूनों के जो बेसिक सिद्धांत है उस पर बात करनी चाहिए। नहीं, मैं अभी इन पॉइंट्स पर, देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर बात थी, तो शंकाएं वाजिब हैं, आधारहीन नहीं है, इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती हैं। अब केसी त्यागी, क्योंकि आप सबसे बेहतर समझते हैं किसानी के मुद्दे, मैं आ रहा हूं अभी अखिलेश बाबू। जो एपीएमसी में आज कृषि मंत्री ने कहा कि वहां पर तो टैक्स लगता है जी, हम आपको एक ट्रेड एरिया दे रहे हैं, आपका गोदाम होगा, किसान का खेत भी, आप अपनी फसल बेचिए, टैक्स भी नहीं देना होगा। अभिमन्यु कोहाड़ कह रहे हैं, जियो का उदाहरण दे रहे हैं कि देखिए आप अभी तो दे देंगे हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रेट, 2-3 साल में ये एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। शांता कुमार कमेटी ये कह चुका है। एफसीआई पर कितना बोझ है, कितना कर्ज है, एफसीआई बिल्कुल डूबने के कगार पर है। तो एपीएमसी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, फिर तो पूरा का पूरा कृषि क्षेत्र, किसान कारोबारी के काबू में आ जाएगा ना। वो जो दाम देगा मानना पड़ेगा, ये कह रहे हैं, इनका डर ये है किसानों का। संदीप जी, आपके चैनल पर मेरे नौजवान दोस्त अभिमन्यु जी कई बार बिहार का जिक्र कर चुके हैं। मैं 2-3 चीजें इनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। एक तो जो माइग्रेशन हुआ है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा माइग्रेशन यूपी से हुआ है, बिहार से हुआ है, झारखंड से हुआ है, छत्तीसगढ़ से हुआ है, और जो संयुक्त बुंदेलखंड है, हमारे मित्र बैठे कांग्रेस के, वहां से हुआ। एक तो खाली अकेले बिहार से नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, बिहार के बंटवारे के बाद अभिमन्यु जी, जितने बड़े बड़े शहर हैं, जितने औद्योगिक चीजें हैं, जितना खनिज है, जितना कोयला है, जितने मिनरल्स हैं, सब झारखंड में चले गए।
और ये जो माइग्रेशन है ये हमारे शासनकाल में हुआ है, एक ये नहीं है। ये आपकी तीसरी कमजोर जानकारी मैं आपको और दे दूं, ये आपकी कमजोर कि नब्ज है। बिहार की 3,500 जो रुपए है ना GDP है, आमदनी महीने एक की सेकंड। बिहार के किसान की। हाँ है, हाँ है। सुन तो लीजिए संदीप जी, जो स्टेट जीडीपी है वो नेशनल जीडीपी से ज्यादा है। अब ये आप इकोनॉमिस्ट की तरह बात करने लगते हैं, जीडीपी, और ये आंकड़े बताने लगेंगे कि एग्रीकल्चर की विकास दर वहां पर डबल डिजिट्स में है। उस डबल डिजिट का क्या करेगा वो बिहार का किसान? 3,500 रुपए उसकी जेब में आ रहे हैं। वो आ रहा है ना हरियाणा और पंजाब में मजदूरी करने के लिए, हकीकत है। और संदीप जी, मैं नरेश सिरोही जी को लेता हूं अपने साथ, मैं और ये एक इलाके के हैं। किस तरह से मंडियों में जाकर के हमारा गेहूं भी, किस तरह चावल हमारे यहाँ कम होता है, किस तरह से हमारा गुड़ भी औने पौने दामों में सदियों से, किसी की सरकार हो, अंग्रेज की हो, हिंदुस्तानियों की हो, कांग्रेस की हो या हमारी हो, उसके शोषण का सिलसिला कभी बंद नहीं हुआ, कभी कम नहीं हुआ। तो मंडी भी कोई ये होली प्लेस है ऐसा भी करके मत मानिए। नहीं, पर ये ट्रेड एरिया बना देंगे, मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी क्या? किसानों की शंकाओं में कितना दम है केसी त्यागी कि सरकारी मंडी ठप कर देंगे, खत्म कर देंगे 2-3 साल में? मैं कह रहा हूं भाई, ये अभिमन्यु जी तो बातचीत में शामिल रहे, मैं तो नहीं रहा। इनको ज्यादा जानकारी होगी। लगभग ऑलमोस्ट 2-3 चीजों को छोड़ करके सब चीजों पर रजाबंदी बन रही थी। सरकार 1.5 साल के लिए टालने की भी नहीं तैयार हो गई थी। मैं तो सहयोगी दल का साथी होने के नाते मैं आ रहा हूं अखिलेश बाबू, चाहता हूं कि अनिश्चित काल के लिए टल जाए। नहीं, टलने के लिए देखिए रास्ता निकलना होगा ना। रास्ता क्या निकलता है? एक मिनट। हनुमान बेनीवाल और अखिलेश प्रताप सिंह स्क्रीन पर। अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास मैं आ रहा हूं। पहले मैं हनुमान बेनीवाल, क्योंकि ये एनडीए का हिस्सा रहे हैं। हनुमान बेनीवाल, दरअसल, और ये मेरा 72 दिनों से मानना है, इस समस्या का समाधान निकलेगा तो एमएसपी के जरिए निकलेगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की एमएसपी था, है और रहेगा। प्रधानमंत्री भी बोले, गृह मंत्री भी बोले, कृषि मंत्री भी बोले हैं। तो उसे कानूनी जामा पहनाने में दिक्कत क्या है? सारी खरीद सरकार को करनी है क्या? हाँ, अभी भी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें 25 क्विंटल का राइडर लगा रखा है। मैं राजस्थान से आता हूँ, वहाँ मूंग की बम्पर पैदावार हुई और 1% मूंग खरीदा गया। कहते भाई मूंग तो खराब हो गया, ये दागदार हो गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे भी पूरी गारंटी हो खरीद की कि भाई जितना भी माल किसान का होगा उसकी एमएसपी भी गारंटी का, ये तो कानून चाहता है किसान। और दूसरा, अब ये मंडियाँ जो सरकार कह रही है, मंडी टैक्स जो लगता था पहले भी, किसान मंडी के अंदर माल बेचने आता था और मंडियों में बोली लगती थी तो ज़्यादा दाम की भी बोली लगती थी। कोई उसका 1200 रुपये लगा था तो कोई दूसरा व्यापारी 1300, 1400, वो खुलेआम उसकी बोली होती थी। वो टैक्स व्यापारी देते थे, किसानों से पहले भी मंडियों का टैक्स नहीं लगता था। ये मैं आपकी जानकारी दुरुस्त कर दूं। और अब ये कह रहे हैं ना भाई, हम अब कहने लगे कि हम मंडियां खत्म नहीं करेंगे, हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कब कहा? जब किसानों का आंदोलन शुरू हुआ। पहले ये कहते अमेंडमेंट करेंगे, होल्ड भी नहीं करेंगे, अब होल्ड भी करने लगे। अब इनको लगा कि देश के अंदर पूरा किसान सड़कों पर आ गया, दिक्कत नहीं हो जाए 24 के अंदर, तो ये कहने लगे कोई बीच का रास्ता निकले। बीच का रास्ता कुछ भी नहीं है। तीनों बिल वापस लेने पड़ेंगे सरकार को, उसके बिना देश का किसान नहीं बिल अपनी जगह है। देखिए, हमें ये समझना होगा, दर्शकों को भी समझने की जरूरत है। 1 मिनट हनुमान, अखिलेश प्रताप सिंह, ये हमें समझने की जरूरत है, इन तीनों कानूनों में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं है। एमएसपी इन कानूनों से अलहदा है और वो एक प्रशासनिक आदेश होता है। सरकार को एक ऑर्डर करने की जरूरत है। संसद की भी वहां पर सत्र की जरूरत नहीं, संसद में कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं। सरकार आज रात को चाहे तो एमएसपी को कानूनी जामा पहना सकती है। जी देखिए, ये बात बार बार कही जा रही है, सरकार के द्वारा भी कह रही है, लेकिन समझने की बात यह है कि आज के पहले इस तरह का कोई एक्ट या कानून नहीं आया था। तो जब विदाउट एमएसपी ये सारे एक्ट आ जाएंगे तो फिर समझ लीजिए आप खेल क्या है। सारा खेल एमएसपी से ही नीचे खरीद देने वालों के लिए है। आप इसमें डाल क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि सरकार को इससे क्या नुकसान है? 2 बातें और कहूंगा मैं। जैसे किसान ने एग्रीमेंट कर लिया और बिलो स्टैंडर्ड अगर वो उपज हो गई
और उसने मना कर दिया, चलो गेहूं धान नहीं है, कुछ और फसल है, कच्ची फसल है, तो वो क्या करेगा, कहां ले जाएगा, कैसे बेचेगा। दूसरी बात देख, जो और बड़ा खेल है, ईसी एक्ट, सिर्फ आपने होर्डिंग अलाउ कर दिया अनलिमिटेड, उसको और बाइफरकेट करने की जरूरत क्यों नहीं आपने महसूस की। आपने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, आप लाखों टन होर्डिंग कर सकते हैं, क्यों भैया। आप जितना एग्रीमेंट करें उसके अनुपात में आपको परमिशन मिलनी चाहिए कि आप इतना ही होर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको ये कहीं बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी एक किसान से एग्रीमेंट मत करिए, मार्केट से खरीदिए मत, हर मार्केट से खरीद लीजिए और आप कितना होर्डिंग कर लीजिए। फिर जब आप 4 लोग मिलकर पूरे देश का अनाज होर्डिंग कर लेंगे तो फिर आप मोनोपोली बना करके, जैसे आज बहुत सी चीजों के है, वो जीन्स पे मोनोपोली बना के बड़े दाम पे आप बेचेंगे, निकालेंगे और सरकार कुछ नहीं कर सकती। ये गलत फहमियां दूर करने के लिए अब 1 मिनट, मेरे पास 1-1.5 मिनट का ही समय बचा है। अखिलेश बाबू, अभिमन्यु कोहाड़, आंदोलन इनका है। अभिमन्यु कोहाड़, आपने पॉइंट बाय पॉइंट, क्लॉज, सब क्लॉज समेत मेरे सामने 3 बड़े मुद्दे रखे हैं। आप पूरे देश के सामने, देश की जनता के सामने अपना एक पूरा चार्टर क्यों नहीं रख देते। इन कानूनों में ये दिक्कत हैं, ये प्रावधान के चलते ये हो जाएगा, ये हमारी आशंका है, ये हमारा डर है। क्योंकि यहां पर लोगों को यह भी बताया जा रहा है, किसानों को तो इस कानून की समझ ही नहीं है, किसी ने बता दिया और किसान वही रट्टू तोते की तरह बस बोले जा रहे हैं, काला कानून वापस करो। आप चरणबद्ध तरीके से पूरा एक चार्टर क्यों नहीं बना देते अपना, बनाएंगे क्या। संदीप जी, आप देखिए, आज लाखों किसान इतनी ठंड में बैठे हैं बॉर्डरों पे। ये क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमारे किसान नेताओं ने एक एक किसान को समझाया है कि किस कानून में क्या समस्या है। क्लॉज वाइज बिल्कुल हमने समस्या बताई है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। हम कोई सैलरी तो देते नहीं है। जब किसानों को खुद ये बात लगी है कि भाई इन कानूनों में बहुत सारी गड़बड़ है, जब हमारे नेताओं ने समझाया, तो वो यहाँ पे बैठे हैं, अपनी कुर्बानी देने को तैयार है। और संदीप जी, अभी मैंने कुछ दिन पहले ये किताब भी लिखी थी कि सच्चे किसान वर्सेस झूठी सरकार। हाँ। उसमें सेक्शन वाइज भी बताया है कि क्या क्या समस्या है, कौन से कानून में, कौन से पेज पे, कौन से सेक्शन में कौन सी समस्या है, ये हमने सबको बताया है। और किसान मोटी मोटी बातें समझता है। जैसे मैं अभी पहले बता रहा था, किसान ये समझता है कि भाई अब की बार भी बजट में एफसीआई के लिए कोई आवंटन नहीं हुआ, उसका खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है एफसीआई को भी प्राइवेटाइज करने का। ये चीजें मोटी मोटी किसानों को समझ में आ रही है। और पूरे देश में आप देखिए ना, अभी कल कर्नाटक में भी चक्का जाम होने वाला है, 26 तारीख को कर्नाटक में भी ट्रैक्टर रैली हुई थी, तमिलनाडु में भी हुई थी। ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक के किसानों का आंदोलन है। तो ये जो चक्का जाम की बात, मैं आखिरी सवाल और पूछ लूं आपसे, चक्का जाम आप कर रहे हैं, राकेश टिकैत आज घोषणा करते हैं नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, तो क्या ये आपकी जो एकता है उसमें अलग अलग बांसुरी भी बजने लगी है क्या? मतलब हमारा उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं चक्का जाम, या उत्तराखंड में क्यों नहीं, या तो चक्का जाम वापस ले लो अपना, आम आदमी की सहूलियत के नाम पर। देखिए संदीप जी, हमारा संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तरीके से एकजुट है। राकेश टिकैत जी हमारे गणमान्य और बड़े माननीय नेता हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का जो थोड़ी देर पहले विशेष बुलेटिन आया, उसमें साफ किया कि भाई देश भर में होगा। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की हो सकता है कुछ विशेष परिस्थिति हो जिनके कारण राकेश टिकैत जी ने ये कहा हो, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा पूरे तरीके से एकजुट है और पूरे तरीके से हमारा। तो यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, काला कानून है, ये काला क्या है सरकार पूछ रही है, किसान नेता बाकायदा बता रहे हैं इसको और सार्वजनिक करना होगा क्या, और पॉइंट बाय पॉइंट बातचीत क्यों नहीं हो जाती? जब संशोधन के लिए सरकार तैयार है, स्थगित करने को तैयार है, तो पूरे कानून जो हैं इनकी पूरी समीक्षा हो जाए। क्या वो रास्ता निकलेगा, या न्यूनतम समर्थन मूल्य को लीगल गारंटी, कानूनी जामा क्यों नहीं पहनाया जा रहा? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। वरना ये वाद विवाद होता रहेगा, कुछ मुट्ठी भर किसान हैं, एक ही राज्य के किसान हैं, और ये आंदोलन बढ़ता रहेगा और आम लोगों की और देश की परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।